हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम देखेंगे जो फेमस है और आईआईटी जेईई पीएमटी में कई बार पूछा जा चुका है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कूलॉम्स लॉ। सिंपल प्रॉब्लम मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखिएगा। Question number 1. If three identical point charges each having magnitude plus 2 coulomb are kept at the vertices of an equilateral triangle of side length L. Then find electrostatic force on one of the charge. Electrostatic force on one of the charge due to remaining two charges. पॉइंट चार्जेस। ये सिंपल प्रॉब्लम है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से रिलेटेड है। थ्री आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस each of magnitude plus 2 coulomb are kept at the vertices of E. Then find electrostatic force on one of the charge due to remaining 2 point charge. ये देखिए फिगर है। Three identical point charge particles are kept at the vertices of equilateral triangle of side length L. We have to calculate electrostatic force on one of the charge, either this or on this or on this, due to remaining two charges. कूलॉम्स लॉ का कंसेप्ट पता है। Like charges repel, whereas unlike charges attract each other. तो मान लो इस चार्ज पे हमें फोर्स फाइंड आउट करना है इन दो के कारण, प्लस क्यू प्लस क्यू। तो इसके कारण इसमें फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, रिपल्सन। लाइक चार्जेस इस चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में करते हैं। ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो ये एंगल 60 डिग्री, ये भी आपका हो गया 60। तो इस पॉइंट चार्ज पे दो चार्ज के कारण 2 कूलॉम्ब फोर्स है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन F रिजल्टेंट आपका इन दोनों का वेक्टर सम, इन दोनों वेक्टर का इस्तेमाल करके डेवलप पैरेललोग्राम का डायगोनल निकला है। तो ईच एंड एवरी फोर्स की वैल्यू तो हमारे पास कॉमन है,
Q1 Q2 L स्क्वायर, ये हो गया फोर्स ड्यू टू ईच चार्ज। तो रिजल्टेंट चार्ज फोर्स वेक्टर सम F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos 60 डिग्री। दो वेक्टर के बीच कितना एंगल है? 60 डिग्री। cos 60 1/2, टू कैंसिल हो गया, ये रिजल्ट हो जाएगा √3 इंटू एफ यानी √3 क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज ड्यू टू रिमेनिंग टू चार्ज। किसी एक चार्ज पे फोर्स हमने फाइंड आउट कर दिया। अब ये 3 चार्ज था, इसके बदले 4 पॉइंट चार्ज भी हो सकता है एट द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। और अगेन किसी 1 पॉइंट चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट करना होगा बाकी रिमेनिंग 3 चार्ज के कारण। अगर इसी सवाल में हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करें, सेम क्वेश्चन में अगर मैंने ये कह दिया इस सवाल में मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया कि 3 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस each of magnitude plus coulomb are kept at the vertices of an equilateral triangle of side L, then find the electrostatic force on one of the charge plus minus 2 coulomb placed at the center of the triangle। बात थोड़ा चेंज हो गया, सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। अब हमें फोर्स निकालना है, फोर्स चार्ज पे कहां होगा? एट द सेंटर, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, और देखना है उसका रिजल्ट क्या होता है। चलो हमने पहले पॉजिटिव चार्ज ले लिया प्लस 2 कूलम एट द सेंटर, तो ये प्लस 2 कूलम चार्ज रिपेल करेगा, ये प्लस 2 कूलम चार्ज रिपेल करेगा, और ये प्लस 2 कूलम चार्ज भी रिपेल करेगा। इक्वल फोर्स होंगे, तो इस क्यू कूलम चार्ज जो सेंटर पे है उस पर फोर्स आपका इस प्रकार हो गया। देखिएगा, एक फोर्स डाउनवर्ड है और 2 फोर्स इस प्रकार से, और एवरी फोर्स के बीच एंगल है 120 डिग्री। ये एंगल 120, ये एंगल 120, ये एंगल भी 120। तो किसी पॉइंट पे, सेंट्रल पॉइंट पे 3 फोर्सेस है। यहां पे अगर आप गौर करेंगे, किसी 2 का रिजल्टेंट अगर आप फाइंड आउट करेंगे पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करके, तो वह फोर्स रिजल्टेंट जो होगा किसी एक फोर्स के इक्वल हो जाएगा बेटे। तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला तो ये हो गया, या भी एफ के इक्वल हो जाएगा। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो एफ होगा, इसके इक्वल हो जाएगा।
इस डायरेक्शन में इसके इक्वल हो जाएगा। आप चाहे तो निकाल सकते हो एफ रिजल्टेंट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2ff cos 120 2f square minus 2f square minus x रिजल्ट f है। तो दो का रिजल्टेंट तीसरे को बैलेंस कर देगा, यानी आप कह सकते हैं सेंट्रल पॉइंट में नेट फोर्स 0। चार्ज आपने प्लस लिया, अगर आप माइनस चार्ज लेके चले सेंट्रल पॉइंट पे निगेटिव चार्ज, माइनस, तो एवरी चार्ज पार्टिकल इस सेंट्रल चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। सेम फोर्स यहां भी रिजल्ट सेम होगा, क्योंकि दो का रिजल्टेंट तीसरे को बैलेंस कर देगा। ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, या मान लो हमारे पास स्क्वायर है और स्क्वायर के वर्टिसेस पे मैंने आइडेंटिकल चार्ज प्लेस कर दिया और सेंट्रल पॉइंट पे फिर से प्लस माइनस चार्ज किया, यहां भी सेम रिजल्ट होगा। हर चार्ज का इसके कारण इफेक्ट इसके कारण इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, इस चार्ज के कारण रिपल्सन इस चार्ज के रिपल्सन को कैंसिल कर देगा। तो ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, कोई भी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ले लें हम लोग, सिमेट्रिकल होना चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल हो या स्क्वायर हो, पेंटागन, हेक्सागन, जो भी हो, पॉइंट चार्ज वर्टिसेस पर रखेंगे तो सेंट्रल पॉइंट पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये तो आपका प्लेन फिगर है। अगर 3 डायमेंशनल फिगर में मान लो हमने क्यूब ले लिया, क्यूब के वर्टिसेस पे मैंने आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज पार्टिकल रखा, तो यहां भी सेंट्रल पॉइंट पे नेट कूलम्ब फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये पॉइंट्स सिमेट्रिकल आर्गुमेंट से आपने देखा। एक छोटा सवाल हम आपसे सामने रख रहे हैं, डिवाइड a charge plus q coulomb into 2 parts such that when they are kept at certain distance apart in air or vacuum, then the electrostatic force between them be maximum। ये एक सवाल है। तो आप सामने
चार्ज Q को डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में। डिवाइड ए चार्ज प्लस Q into 2 parts in such a way that when they are kept at certain distance apart in air or vacuum, then the electrostatic force between them be maximum. उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। गिवन चार्ज Q coulomb, let one part of it is x। दो पार्ट में डिवाइड करना है, वन पार्ट को मैंने क्या मान लिया, x। There is other part will be Q minus x। अगर गिवन चार्ज का एक वैल्यू x है, अदर Q माइनस x, तो x Q माइनस x को सर्टेन डिस्टेंस r पे रखा, इनके बीच फोर्स की वैल्यू 1/4πε0 एक्स क्यू माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, यह भी सर्टेन डिस्टेंस है, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो गई। तो देखिए कि फोर्स एक्स का फंक्शन हो गया, एक्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों टर्म के साथ, क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। फोर्स हमारा एक्स पे डिपेंडेंट है, क्यू कांस्टेंट, आर फिक्स डिस्टेंस था और ये वैल्यू आपका कांस्टेंट है। तो फॉर एफ टू बी मैक्सिमम, df by dx की वैल्यू 0 होना चाहिए। आपने पढ़ा था मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। और ये वैल्यू 0, के कांस्टेंट कॉमन लेके 0 हो जाएगा। क्यू कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, क्यू का बाहर गया, एक्स का डीसी यहां 1 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x, तो x की वैल्यू यहां से आ गई Q/2। मतलब गिवन चार्ज को दो इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, तभी उनके बीच का फोर्स मैक्सिमम होगा। एक गिवन चार्ज को जब दो इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, तो उनके बीच का फोर्स मैक्सिमम। एक और सवाल जो इसी रिजल्ट के आधार पे बेस्ड है, इसको देखिए।
combined charges plus Q1 and plus Q2 coulomb are kept at certain distance apart in air. If X coulomb charge removed from Q1 and deposited on Q2, then it is observed that the electrostatic force acting between them becomes maximum. ये देखा गया, पहले चार्ज से मैंने x कूलम चार्ज रिमूव किया, दूसरे चार्ज पे मैंने the amount of charge deposit किया, then it is observed that the electrostatic forces acting between them becomes maximum. Then find x and also final amount of charge charges on them. अब ये सवाल पिछले सवाल से लिंक है, क्या है कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ा, आप जानते हैं कि अगर मेरे पास दो चार्ज इक्वल अमाउंट का होगा तो उनके बीच का फोर्स मैक्सिमम होगा। पिछले सवाल में आपने ये देखा। अब यहां पे क्या है, दो चार्जेस Q1 कूलम Q2 कूलम सर्टेन डिस्टेंस। कहा गया सवाल में कि अगर आपने Q1 से X कूलम चार्ज को रिमूव कर दिया और ये चार्ज आपने Q2 को सप्लाई कर दिया, पोजीशन सेम है, तो कहा जा रहा है इनके बीच का फोर्स कूलम फोर्स मैक्सिमम हो गया। तो अभी हमने पढ़ा है फोर्स मैक्सिमम तो तभी होगा जब दोनों अमाउंट ऑफ चार्ज सेम हो। तो आप कह सकते हैं फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स to be maximum between 2 point charge particle Q1 minus S Q2 plus S, चार्ज दोनों सेम होना चाहिए। Q1 माइनस Q2 इसको लेगा राइट हैंड साइड 2x, x हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई, ये होगा अमाउंट ऑफ चार्ज that should be removed from one charge and gets deposited on the other। तो बाद में निकालना है, also find amount of charge on them। The charge on the first Q1 minus x सॉल्व कीजिएगा,
जो सेम आए। तो ये आपने सवाल देखा कूलम्ब्स लॉ, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ। बॉडी इन इक्विलिब्रियम, इस पे भी कुछ सवाल देखेंगे हम, लेकिन उसके पहले कूलम्ब फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी ऑन द पॉइंट चार्ज। एक दो एग्जाम्पल हम लोग इसका देख लेंगे। A point charge particle having charge plus q coulomb is kept at a distance r from one of the end of a uniformly charged rod of linear charge density lambda coulomb per meter as given below. ये आपका सवाल है। लेंथ ऑफ द चार्ज रॉड L, linear charge density lambda coulomb per meter, point charge magnitude plus coulomb is kept at a distance r from the one end of the rod. Find the electrostatic force applied by the charge rod on the point charge particle. ये एक सवाल है। अब यहां पे थोड़ा सा हमें सीरियस रहना पड़ेगा, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ जब मैं डिस्कस किया था तो आपको बताया गया था कि कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज ओनली। यहां एक तो पॉइंट चार्ज है बट सेकेंड पॉइंट चार्ज नहीं, रॉड है जिसे यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा सीरियस रहना पड़ेगा। बच्चा 11th पढ़ के 12th में आया है, उसे सब आइडिया है। टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन यहां पे अप्लाई
इस सवाल को हम लोग डायरेक्ट कूलॉम्स लॉ फॉर्मूला अप्लाई करके नहीं निकाल सकते, यूज करना पड़ेगा टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन। उसके लिए मुझे पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक एलिमेंटल लेंथ ऑफ द रॉड कंसीडर करना पड़ेगा। इसके कारण यहां पे फोर्स कूलॉम फोर्स निकालेंगे, क्योंकि एक एलिमेंटल रॉड को हम लोग पॉइंट चार्ज एज्यूम कर सकते हैं। इसके कारण फोर्स निकालने के बाद समेशन, दैट मीन्स इंटीग्रेशन, क्योंकि इस रॉड को ऐसे बहुत सारे एलिमेंटल चार्ज से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। तो चार्ज ऑफ द एलिमेंट लैम्डा dx, क्यों? क्योंकि चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, पर यूनिट लेंथ रॉड पे लैम्डा कूलम चार्ज, तो dx लेंथ पे लैम्डा dx। इसके कारण फोर्स सेम चार्ज है, रिपल्सन कूलम फोर्स क्या हो जाएगा dF, एलिमेंटल फोर्स 1 by 4 pi epsilon naught q dq x square, q dq x square। dq की वैल्यू लैम्डा dx। इसी फॉर्म को इंटीग्रेट करेंगे अंडर एप्रोप्रिएट लिमिट, सो दैट होल डायमेंशन ऑफ द रॉड फॉल इनटू द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट कर दीजिए, पूरे रॉड के कारण निकालना है, कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा, रेंज हो जाएगा R से L प्लस R। बेटा ध्यान देना, अगर ये एलिमेंट इस एंड पे होगा तो डिस्टेंस x R के इक्वल, अगर ये एलिमेंट इस एंड पे होगा तो यहां से उसका डिस्टेंस L प्लस R। R से L प्लस R। बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन लगा लीजिए। सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई कीजिएगा तो फाइनली फोर्स की वैल्यू आ जाएगा क्यू लैम्डा L
मैथमेटिक्स फिजिक्स का लैंग्वेज है, इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर पॉइंट चार्ज के कारण फोर्स निकालना हो तब तो बड़ा आसान था, लेकिन जब यहां पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जब रिलेटेड सवाल आएगा तो इस प्रकार से आपको एनालाइज करना पड़ेगा। गिवन चार्ज को डिवाइड करना पड़ेगा एलिमेंटल चार्ज। दो सवाल मैं बोर्ड पे रखता हूं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। ये रोड है एल लेंथ का रोड है, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज है, इस पे फोर्स निकालना है। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज plus V naught coulomb due to uniformly charged rod. Uniformly charged rod, linear charge density lambda coulomb per meter। इस सवाल को सिमिलरली आप सोच सकते हैं, यहां भी एलिमेंट लेना पड़ेगा, एलिमेंट में डिवाइड करना पड़ेगा, फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एक और देखिए, यहां पे यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, रेडियस आर, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। सेंटर पे पॉइंट चार्ज पे फोर्स निकालना है। तो ये दो सवाल आप खुद से ट्राई करेंगे, इसके बाद प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग उसको देखेंगे और डिस्कस करेंगे। फिर मैंने कहा था कूलम्ब्स लॉ सेक्शन के साथ कूलम्ब्स लॉ सेक्शन के साथ इक्विलिब्रियम की बात भी की जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा और भी फोर्स प्रेजेंट होगा और इक्विलिब्रियम कंसीडर करके सवाल को आगे देखा जाएगा। एक सवाल हम लोग देखते हैं।
uniformly charged with ball are suspended separately by means of two insulating strings from a common point of C. Common point of a roof या ceiling if in equilibrium the angle between the string is 2 theta, then find amount of charge on the ball given दिया हुआ है length of the string L, mass of the ball mkg, length of the string L है, mass of the ball mkg. इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं आप लोग। ऐसा कुछ डायग्राम है, टू पिच बॉल सस्पेंडेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट, लेंथ L, मास M, चार्ज Q। इक्विलिब्रियम में ये एंगल 2 थीटा है। फाइंड द चार्ज Q। किसी एक चार्ज बॉल का इक्विलिब्रियम कंसीडर कीजिए, जवाब आ जाएगा। तो मान लो इस बॉल के बारे में इक्विलिब्रियम कंडीशन एनालाइज कर रहा हूं। एक फोर्स mg वेट होगा, ग्रेविटी, एक टेंशन और एक हो गया कूलम्ब फोर्स। अंडर द इफेक्ट ऑफ these three force, the charged pitch ball is in equilibrium. ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, टेंशन का कंपोनेंट T cos थीटा, T sin थीटा। इक्विलिब्रियम में T cos थीटा mg के इक्वल हो जाएगा T sin थीटा कूलम्ब फोर्स। दोनों को डिवाइड कर दीजिए। 2 divided by 1,
square 4 pi epsilon naught mgr square. फिगर से ये पूरा डिस्टेंस हमारा r है, हाफ डिस्टेंस r by 2. इस राइट एंगल ट्रायंगल में sin थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस r हो जाएगा 2n sin थीटा. पुट कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, r की वैल्यू तो q हो जाएगा रूट अंडर this is charge q on the ball. Thank you, student. Sir.